नमस्कार मित्रों, बियॉन्ड द सीन के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात है आज से करीबन 2 से 2,500 साल पहले की। चाणक्य नाम के एक शिक्षक हुए थे जिन्होंने ना सिर्फ अच्छे अच्छे अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी, बल्कि राजनीति में उतर के पूरे नंद वंश का खात्मा करके एक मगध साम्राज्य की नई नींव रखी। आज भी इस 21वीं सदी में हमारे साथ ऐसी विभूतियां मौजूद हैं, बस जरूरत है तो हमें उनसे रूबरू होने की। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो शिक्षा जगत में तो बहुत अपना नाम कर ही चुके हैं, बहुत विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी दे चुके हैं, साथ ही राजनीति के क्षेत्र में एक कुशल राजनेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है श्रीमान विजय राजे सिंह परमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बियॉन्ड द सीन में। तो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और आपने जो मुहिम चला रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और हम शुरुआत करेंगे आपके जीवन परिचय से। हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में संघर्ष की क्या कहानी रही और किस तरीके से आपने चुनौतियों का सामना करके आज ये मुकाम हासिल किया। संघर्ष तो सबके जीवन में होता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा होता है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक जीवन जीना शुरू करते हैं तो आपके पूर्वजों से जो आपको प्रेरणा मिलती है उसके अनुसार अपना जीवन आप जीना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी की, पोस्ट ग्रेजुएट ये सब किया। उसके बाद मैंने तैयारी की, यूपीएससी तैयारी की और फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने सन 2005 में पढ़ाना शुरू किया और आप सबका सहयोग ऐसा रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसा रहा कि हम जो चाहते थे वो हमने अपने स्टूडेंट्स में देखा और प्रयास किया कि वो अपनी मंजिल प्राप्त करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सोशल लाइफ में किसी की मदद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। और मेरे अंदर शुरू से ये था कि हम किसी गरीब की, मजदूर की, किसान की, युवा की, बेरोजगार की कैसे मदद कर सकते हैं। भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है उसका प्रयोग हमने किया और अपनी इस पूरे ड्यूरेशन में इस मुरैना के अंदर हमने एक एकेडमी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस दरमियान हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम उससे अर्निंग करें। मेरा उद्देश्य ये था कि किसी परिवार का कोई बच्चा अगर कहीं सेलेक्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से उस परिवार का चूल्हा जल जाता है। मेरा ये मानना था, क्योंकि किसी भी परिवार से जब एक बच्चा कहीं पर नौकरी करने जाता है, एक अच्छा जॉब करता है तो पूरा परिवार संभाल जाता है, उसका वातावरण अच्छा हो जाता है। यही मेरा प्रयास था और इसी प्रयास में भगवान की कृपा से मैं सफल रहा। और इस पूरे ड्यूरेशन में खासकर मैं बच्चियों के लिए मेरा बहुत ज़्यादा रुझान रहा कि बच्चियों को बाहर निकालना चाहिए। बच्चियाँ भी संघर्ष कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और फिर हिंदुस्तान की बच्चियाँ आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरी भी इच्छा थी कि बच्चियों को भी हम बाहर निकालें। तो ऐसा हुआ भी। कई बच्चियाँ मेरे यहाँ से सेलेक्ट हुई, वो पुलिस में गई, बैंक में गई, पोस्ट ऑफिस में गई, पीएससी में, सिविल जज में, तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहाँ बच्चियों ने जाके और अपने चंबल क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो मैं उससे जुड़ा रहा और बच्चे सिलेक्ट होते गए। तो मेरी एक अभिलाषा थी कि हम किसी की मदद कैसे कर सकते, तो मैंने एक मदद करने का माध्यम ये ढूंढ लिया। तो ऐसे ही फिर मैं वहाँ से संघर्ष चलता रहा। तो एक पढ़ाते एक अंदर ये भी था कि कुछ दायरा बढ़ाया जाए लोगों की मदद करने का, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो एजुकेशन के माध्यम से उनको हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक अन्य माध्यम से भी उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 2012 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि जिस प्रकार अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला दिल्ली के अंदर, आंदोलन मैदान में, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी युवा हो जिसका दिल न धड़का, क्योंकि वो जो मूवमेंट था वो मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो हर किसी के दिल में था।
बस उस बात को कहने वाला हमारे सामने आ गया और पूरा हिंदुस्तान लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो गया। तो हम भी उस मुहिम से जुड़ गए, दिल से जुड़ गए और हमको लगा कि करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए। क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, उसकी जड़ में करप्शन है। अगर करप्शन फ्री अगर हो सकता है समाज, देश, तो शायद बहुत सारी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा। तो ये मेरी एक इच्छा थी। तो मुझे अरविंद जी का विचार मिला और मुझे लगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी बात कर रहा है। देश में पहली बार कोई ऐसी बात कर रहा है कि करप्शन फ्री इंडिया हम बना देंगे, जो करप्ट सिस्टम है उसको हम ठीक कर देंगे। तो ये तो अपने अंदर भी था, बस ये था कि रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे होगा। लेकिन एक बंदे ने ऐसी बात की तो हम सबको विश्वास हुआ और हम सब उस समय उस कॉरिडोर सेटअप से जुड़ गए। और जुड़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली में सरकार और दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया और दिल्ली के अंदर जो उन्होंने काम करके दिखाया, जो कि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ था, तो सबसे पहले अरविंद जी ने एजुकेशन फील्ड को टारगेट किया और शानदार वहाँ एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया। तो उससे हमें और प्रेरणा मिली कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो तब से लेकर मैं राजनीति में भी एक्टिव रहा और साथ में फिर मुझे लगा कि हम स्पोर्ट में भी कुछ कर सकते हैं। हमारे ये चंबल अंचल है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, यहाँ के बच्चों में बहुत ताकत है और लेकिन उन्हें निखारने वाला कोई नहीं है यहाँ से। तो फिर मैं गेम से भी जुड़ गया। आज की डेट में मैं पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ और मैं काफ़ी 2017 के बाद इससे जुड़ा रहा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ। और इस मुरैना अंचल से लगभग 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जिसमें आप बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं चंबल का जो एक कुख्यात जो था गेमों के क्षेत्र में कोई जानता नहीं था, लेकिन यहाँ पोटेंशियल को हमने देखते हुए इसमें भी हमने काम किया। तो हमारे कुछ साथी सहयोगी हैं, उसके साथ जुड़े हम, ये स्पोर्ट्स से ही थे और हम भी स्पोर्ट्स से जुड़े। मैं भी नेशनल प्लेयर बन गया स्पोर्ट्स खेलते खेलते। तो बच्चों में एक एग्रेसिवनेस आई और लोग आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े। तो आज खेलों के क्षेत्र में भी लोग अच्छा कर रहे हैं। तो एजुकेशन से निकल के पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में से भी हमने फिर स्पोर्ट को भी छोड़ा। आज स्पोर्ट में मुरैना का नाम इतना है कि इस प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं वो स्वयं बधाई देती हैं, मुख्यमंत्री स्वयं बधाई देते हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री स्वयं बधाई देते हैं यहाँ के खिलाड़ियों को। तो अच्छा लगता है कि हमारे एक छोटे से प्रयास से आज देखिए कुछ बच्चे विदेश में जा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को कैसे हम अपने करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं। यही मेरा शिक्षा के क्षेत्र में भी है रहा, पॉलिटिक्स में मेरा उद्देश्य यही है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। बिल्कुल निश्चित ही सर, आप जैसा आपने बताया आपकी कहानी, आपका जो जीवन है वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है और आपने कई सारे क्षेत्रों से जुड़कर लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं। सर मेरा आपसे जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप राजनीति में इतना अच्छा कर रहे हैं और आप अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी में जिलाध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन आप भारत की राजनीति को लेके आपका क्या विजन है, किस तरीके से आप आगे के कुछ सालों में भारत की राजनीति को देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं समझता हूँ कि हम लोग पॉलिटिकल नहीं थे, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था और हम सब ये मानते थे कि पॉलिटिक्स हमारे बस की बात नहीं है। जो पढ़ा लिखा युवा है उसको लगता था कि यार पॉलिटिक्स अपना काम नहीं है, पॉलिटिक्स का जो नाम है वो ठीक नहीं था युवाओं के बीच में। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया, क्यों आया, तो उसके पीछे कारण था कि मुझे ये फील हुआ कि जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक देश सुधरने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा हर मंच से आह्वान करता हूँ कि हर पढ़े लिखे युवा, हर अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो हम चुनाव करते हैं, जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, वो लोग मिलकर देश को चलाते हैं। अगर वो अच्छे लोग नहीं होंगे तो देश अच्छा कहाँ से होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जीवन में जरूर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़िए,
जो पार्टी आपको अच्छी लगे, जिस विचारधारा को आप पसंद करते हैं, उस पार्टी में आप जुड़ जाइए। अच्छे लोग जुड़ेंगे तब हम बुरे लोगों को हरा पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा ऐसा भी मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। हमें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब आपने कहा कि देश की क्या दशा होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश को आजादी के 75 साल हो गए। 75 सालों में देश का लोकतंत्र अच्छा फला फूला, लेकिन उसमें कुछ विकृतियां आई हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप जाके देखिए, जैसे मैं अभी गांव में जाता हूँ, आदिवासियों के बीच में जाता हूँ, तो शायद वहाँ जो लोकतंत्र की हवा वहाँ चलनी चाहिए, जो लोकतंत्र का वहाँ वजूद होना चाहिए, वो नहीं है। अभी भी हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता, उन्हें अवेयरनेस नहीं है। कई लोग यहाँ धन का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग शराब का प्रयोग करते हैं, पैसे का प्रयोग करते हैं। इससे हमारे देश का लोकतंत्र जितना मजबूत होना चाहिए था उतना मजबूत नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के सभी नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं 60% ही चुनाव में वोट परसेंटेज रह जाता है, कहीं 50% ही रह जाता है। हमारे मुरैना शहर में तो आप देखिए 40% पे ही वोट परसेंटेज रह जाता है। तो वोटर्स क्यों वोट नहीं कर रहे हैं, क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, हमारे ज्यादातर जो देश का जो क्षेत्र है, खासकर मैं अपने चंबल क्षेत्र की बात करूं, तो लोग काम की राजनीति से दूर हट के नाम की राजनीति पे शुरू हो गए। नाम की राजनीति जब तक होगी तो देश का भला नहीं होगा, मेरा ऐसा खुद का मानना है। काम की राजनीति होनी चाहिए। एक रिपोर्ट कार्ड आपका होना चाहिए कि भाई 5 साल आपने हमको प्रतिनिधि बनाया, तो 5 साल में मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है, मैंने अपने देश के लिए, मैंने अपने क्षेत्र के लिए, मैंने अपने स्टेट के लिए ये काम किया है। तो वो रिपोर्ट कार्ड लोकतंत्र में प्रस्तुत होना चाहिए। मैं एक चीज का और हिमायती हूँ कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच में एक स्वस्थ डिबेट भी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, आपके परिवार से, यानी कि मीडिया से अनुरोध करूंगा कि एक निष्पक्ष डिबेट जरूर होनी चाहिए, जिससे कैंडिडेट समझ में आए जनता के कि भाई कौन कैंडिडेट है जो हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश हम लोगों से बना है। अगर हम लोग ठीक होंगे तो देश भी ठीक होगा, अगर हम ठीक नहीं होंगे तो देश भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश मिट्टी पत्थर का नहीं है, देश हम लोगों से बना है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि देश के अंदर काम की राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत दिल्ली से की। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान के जो पहली बार आए और मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार आए प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, तीसरी बार आए प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, पंजाब के अंदर भी प्रचंड बहुमत आया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने काम की राजनीति शुरू की। हम सब चाहते हैं काम की राजनीति हो, काम की बात हो। और मुझे लगता है कि देश के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव के दौरान ये बोल रहे थे कि यदि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, अगर मैंने 5 साल में काम नहीं किया हो तो आप किसी दूसरी पार्टी को वोट देना, मुझे वोट मत देना। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है अगर इसको सोचा जाए, समझा जाए तो। और मुझे लगता है पब्लिक जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए, सोचेगी, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं कह सकता कि मुझे वोट मत देना अगर मैंने काम नहीं किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोशल लाइफ में जब हम होते हैं तो सब 100% आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हमसे रुष्ट भी होते हैं, हमारे क्रिटिक्स भी होते हैं, वो सब स्वीकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, क्योंकि ये भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उसमें सारे लोग हैं और यही हमारी सुंदरता है, यही हमारी पहचान है। आज ये देश गांधी का देश है। यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, यहाँ वैमनस्यता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सहिष्णुता का भाव है। तो ये देश एक अलग अपनी पहचान रखता है, वो पहचान बनाए रखना भी हमारे लिए इसमें जरूरी है। इस समय देश की पॉलिटिक्स में जो वातावरण तैयार किया जा रहा है वो भय का माहौल है, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि देश गांधी का देश है, ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबका देश है ये। और सब प्यार मोहब्बत से यहाँ रहे जैसे रहते हैं, और सभी काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि काम की राजनीति हो, काम के आधार पर हम वोट करें, काम के आधार पर अपने कैंडिडेट को चुनें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि अच्छे लोगों को देश की राजनीति में उतरने की जरूरत है,
तो मेरा अगला प्रश्न आपसे युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं को लेकर है, क्योंकि आप युवाओं के मार्गदर्शक हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे पर्सनल जीवन में भी सर का काफ़ी प्रभाव रहा है। तो सर मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि युवाओं के लिए एक तरफ चुनौती रहती है रोजगार की और एक तरफ चुनौती रहती है शिक्षा हासिल करने की, एक अच्छी डिग्री लेने की, एक अच्छी नौकरी पाने की, और दूसरी तरफ देश को जरूरत भी है युवाओं की राजनीति के अंदर, संसद के अंदर। तो इस चीज को मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युवाओं को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए और अपना कैरियर अगर वो बनाना चाहते हैं राजनीति के अंदर तो किस तरीके से वो एंटर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति कैरियर का एक हिस्सा नहीं है, स्पष्ट मैं बोलूँ, क्योंकि राजनीति में जब आप आते हैं तो वो कैरियर वहाँ मैटर नहीं करता है। एक्चुअली में इस हिंदुस्तान के अंदर ये युवा देश है, युवाओं का देश है, और जब आप वोट डालने जा रहे हैं बूथ पे तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। डेफिनेटली आप वहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, यानी आप कैलकुलेशन लगा रहे हैं। इट मीन्स आप पॉलिटिकल अवेयर हैं, तभी आप वोट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप जाने अनजान में इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में। युवा के लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती है कि रोजगार उसको चाहिए और उसको काम चाहिए, तो ये भी एक उसके लिए चुनौती है। लेकिन हर युवा की एक ड्यूटी है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो हमें अपनी ड्यूटी भी सोचनी पड़ेगी अपने युवा को। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ काम धाम छोड़ के राजनीति में लग जाए, लेकिन उन्हें कुछ समय अपना राजनीति को देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो युवा ऑल टाइम पॉलिटिशियन हो जाए, नहीं, वो अपने विवेक का, उसके ज्ञान का फायदा, अपने ज्ञान का प्रभाव राजनीति में छोड़ सकता है। मैं कहता हूँ कोई युवा काम करे, पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन समय समय पर वो अच्छा नॉलेजफुल व्यक्ति होता है, युवा हमारा पढ़ा लिखा युवा है, तो उसे पॉलिटिक्स में भी अपने विचार रखने चाहिए और उसके विचार से, उसके भाषण से, उसके ज्ञान से समाज को एक दिशा मिले। तो युवा ऐसे भी अपनी हिस्सेदारी पॉलिटिक्स में बढ़ा सकते हैं। और पॉलिटिक्स में जैसे मुझसे कहा किसी ने कि आपको इसमें क्या मिलेगा, पॉलिटिक्स में आपको क्या मिलेगा, तो वास्तव में मैं अपनी पसंद हो तो मैं कुछ पाने के लिए आया ही नहीं। अगर मुझे पाना होता तो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, कहीं नौकरी कर लेता, मैं कहीं मजदूरी कर लेता। राजनीति में आने का मतलब ये है कि हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लड़ाई है। क्योंकि देश के लिए अगर मान लो भगत सिंह सोचते, भगत सिंह भी युवा थे, अगर वो ये सोचते कि नहीं मेरी फैमिली मेरे पीछे है, मेरे माता पिता मेरे पीछे, मेरा घर है, तो शायद देश के लिए कोई लड़ता ही नहीं। लेकिन इतने बड़े देश में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारा युवा निकल के आ रहा है और वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, देश को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। तो मेरी अपील है कि भगत सिंह का देश है ये, भगत सिंह का देश है, भगत सिंह से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से एक युवा अवस्था में, एक अल्लड़ अवस्था में तो खेलने खाने पीने की अवस्था होती है, वो देश के लिए लड़ गया। खुदीराम बोस हमारी एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे महान शहीद हैं, हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी इनका भी तो परिवार होगा, लेकिन ये सब अपना परिवार अगर देखते। आप गांधी जी को लीजिए, गांधी जी की बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, पूरी दुनिया अगर किसी को मानती है तो वो गांधी जी को मानती है। उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्सेप्टेशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका विचार बहुत अच्छा था। वो भी अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते थे, लेकिन एक फकीर रूप में, एक धोती में पूरा जीवन निकाल दिया और अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। तो हमें अपने जो, जैसे हमारे संविधान में भी लिखा है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि युवा को हमेशा अपने जो शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है, उनके विचारों को अपने अंतःकरण में उतार के रखना। तो मेरा ऐसा अपील है कि युवा इस देश की राजनीति को बदल सकते हैं और वो अपने विचारों से बदल सकते हैं। मैं इसको राजनीति नहीं मानता कि आप कुर्ता पाजामा पहन के और चश्मा लगा के आप नेता बनिए, ये राजनीति का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा हुआ तभी आप नेता होंगे। पैंट शर्ट पहन के भी, आप कॉलेज में पढ़ के भी, आप जॉब में रहते हुए भी अच्छा काम। विचारों की लड़ाई बिल्कुल, आप केजरीवाल जी को ले लीजिए, वो तो पहली बार में IIT सिलेक्ट हुए, उसके बाद वो IRS यानी कमिश्नर बने, UPSC उन्होंने निकाला और रेमन मैग्सेसे अवार्ड उसने प्राप्त किया व्यक्ति ने, और फिर भी वो इतने बड़े पद पर रहते हुए भी समाज के लिए कुछ करने की लालसा थी। वो आज देख लीजिए।
कि उन्होंने एक दिशा बदली है राजनीति की, आगे बढ़ने से अच्छा है। सर जैसा आपने बताया कि विचारों का खुलना, विचारों का सामने आना ज़रूरी है। तो जब बात विचारों की आती है तो समाज में कई सारे विचारधाराओं के लोग हैं और सभी अपनी-अपनी विचारधाराओं को सत्य सही मानते हैं। तो सर आप जैसे आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही आपको अपने परिवार में या समाज में जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जाते हैं, तो कई सारे विरोधाभासों का सामना आपको करना पड़ता होगा। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, चूँकि राजनीति में आने के लिए लोग इसीलिए कतराते हैं कि कहीं हमें संघर्ष ना करना पड़ जाए किसी विचारधारा से या किसी व्यक्ति विशेष से। तो आप इस चीज़ का सामना कैसे करते हैं सर और लोगों के बीच में कैसे अपने विचारों को लेके आते हैं? संदेश जी, इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो हमें मोटिवेशन मिलता है स्वयं से, वो है हमारी अच्छी नीयत। जब आप किसी काम को करने जाते हैं ना, तो आपकी अच्छी नीयत होनी जरूरी है। जब आपका विचार अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, आप देश के लिए समर्पित हैं, तो आपको कोई विचारधारा नहीं हरा सकता। हम देशभक्त लोग हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। विचारधारा कोई भी हो, मैं और मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, लोग पूछते हैं कि आपकी विचारधारा है, क्योंकि इस देश के अंदर आपने सही कहा कि कई पार्टियां हैं जो धर्मगत राजनीति करती हैं। कोई दलगत राजनीति में फंसा हुआ है, कोई जातीय राजनीति में फंसा हुआ है, उससे देश का भला नहीं होगा। देश का भला इससे होने वाला नहीं है। कई लोग आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है, कोई कहता है वो तो हिंदुओं के लिए काम करती है फलानी पार्टी, डी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है, ये पार्टी फलाने के लिए काम करती है। लेकिन हमारी विचारधारा एकदम स्पष्ट है, क्योंकि अगर यही विचारधाराओं से देश का भला होता तो फिर हम आने की जरूरत नहीं। आज की डेट में पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो भारत भी आगे बढ़ेगा। आज आप देखिए, भारत कई क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ है, जहाँ नहीं पिछड़ना चाहिए, भारत को आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर नागरिक की सहभागिता नहीं हो पाती। ये राजनीतिक दल जो विशेष विचारधारा की बात करते हैं, वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो हमारी स्पष्ट विचारधारा है, जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसके अनुसार हर नागरिक को चलना चाहिए। यही हमारी विचारधारा है। हमारा देश का संविधान क्या कहता है? हमारा देश का संविधान कहता है समतामूलक समाज की स्थापना हो, सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय पे काम कौन कर रहा है? सामाजिक न्याय पे जो काम कर रहा है वो अच्छी राजनीति, अच्छी विचारधारा है मेरे विचार से। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय, ये तीन बातें संविधान में प्रमुख रूप से कही गई हैं। सहिष्णुता का भाव तो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है। तो अगर हमारी विचारधारा ये है कि हम देश के संविधान को माने, देश के संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार देश चले, कानून का राज हो, कानून का राज हो। किसी पार्टी का राज कभी नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टियां तो आज सत्ता में कल नहीं रहेंगी, लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। तो हमारी जो विचारधारा है वो काम की विचारधारा है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे काम से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा। यानी गांधी जी की विचारधारा को मैं बहुत मानता हूँ, मेरे आइडिया में मानना गांधी, मैं हमेशा उनको पढ़ता हूँ, उनके विचारों को पढ़ता हूँ। तो गांधी जी ये कहते थे, जब भी आप कोई काम को शुरू करने जाओ तो उस काम को शुरू करने से पहले आप ये सोचिए कि आपके काम करने से अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ होगा। और आप ये सोच के अगर राजनीति में जा रहे हैं तो फिर आपकी कोई विचारधारा आपकी टक्कर नहीं ले सकती। सबसे बड़ी विचारधारा यही है, सबसे बड़ा इंसानियत धर्म है, इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए और सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। मैं राजनीति में हूँ, कई लोग हमें गालियां भी दे सकते हैं, कई हमारे क्रिटिक्स हो सकते हैं, और गांधी जी ने क्या सिखाया? गांधी जी ने तो उस शक्ति को यहाँ से भगा दिया जिसके बारे में कहा जाता है इनका कभी सूर्यास्त नहीं होता। उस व्यक्ति ने अपने विचारों से, अपने अहिंसक प्रक्रिया से, अहिंसक रास्ते से चलते हुए और उन लोगों को इस देश से निकाल दिया। सत्याग्रह अपनाया उन्होंने, सत्य का प्रयोग किया। तो आज के हम महात्मा गांधी तो नहीं हो सकते, पर कुछ चीजें हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। आज मुझे कोई गाली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे कोई भी गाली दे तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे प्रदेश से हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। विचारधारा मेरी यही है, मेरी प्रश्न चला रही है कि देश संविधान से चलना चाहिए, देश कानून से चलना चाहिए, देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, बैर भाव नहीं होना चाहिए,
एक दूसरे के प्रति हिंसा भड़कनी नहीं चाहिए, जो आजकल देश के अंदर आग लगी हुई है। जब भी चुनाव आते हैं तो आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करती है, इससे हमारा अच्छा मेरे एक और विचार है, कई लोग सड़क जाम कर देते हैं। हमने अपने इस राजनीतिक एरिया में, आज मुझे 2012 से 11 साल हो गए राजनीति में, कभी भी मैंने और मेरी पार्टी ने सड़क पर चक्का जाम नहीं किया। अगर कोई कहता है सड़क का चक्का जाम करेंगे अपनी मांग पूरी करने के लिए, हमने तुरंत लेकर नकार दिया, क्योंकि आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं। आपने मान लो हाईवे जाम कर दिया, एम्बुलेंस फंसी हुई है, कोई बहुत जरूरी काम से कहीं जा रहा है, कोई मरीज फंसा हुआ है, तो आपने क्या किया? आपने तो लोगों को परेशानी में डाल दिया। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री रंजन जी जब आते हैं तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है, वो ट्रैफिक के बीच से गुजरते हैं। और बड़े बड़े जो और लोग हैं वो तो यही तो विचारधारा है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना। भाई वीआईपी कल्चर क्या है? हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरी अपील ये है कि किसान हो, किसान अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे, देश आगे बढ़ेगा। शिक्षक है, शिक्षक अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे, अपना सर्वोत्तम कार्य करे, देश आगे बढ़ेगा। अगर कोई मजदूर है वो अपना अच्छा काम करे, कोई भी मैनेजर है, मैनेजर अपना अच्छा काम करे, जितने भी लोग हैं जिनका जो वर्क एरिया है वो अपने क्षेत्र में अच्छा करे, देश आगे। बिल्कुल निश्चित ही सर, इस तरीके की अगर लोग मानसिक धारणा बनाते हैं तो देश हमारा जरूर आगे बढ़ेगा। सर जैसा आपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी, तो हाल ही में हमारे देश में एक अधिनियम पारित हुआ है, महिलाओं को संसद के अंदर आरक्षण मिला है। कहीं ना कहीं ये सामाजिक न्याय की बात है और राजनीतिक न्याय भी। सर मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से हमें इसको लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस समय ज्वलंत विषय भी है। मैं इसका पहले शब्द में इसका सपोर्ट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सामाजिक न्याय की ये बहुत इंपॉर्टेंट सीढ़ी है, तो मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि इतना लेट कैसे हो। इस बात का मुझे आश्चर्य है कि इतना लेट कैसे, इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो इस पर इतनी देरी क्यों? आज़ादी के 75 साल बीत गए, उसके बाद इस पर डिसीजन अभी भी फाइनल नहीं है, अभी भी डिसीजन नहीं है। अभी भी इस पर बिल पास हो गया, हम लोगों ने उसका समर्थन किया, सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है, बिल पास हो गया और महामहिम राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर हो गए, यानी वो कानून बन गया। लेकिन वो सरकार ये क्यों कह रही है कि वो कानून अभी नहीं पास हो गया, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? पहले सेंसस कराएंगे, फिर सीमांकन होगा, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लगभग ये मान लीजिए कि 2028-2030 के आसपास कहीं जाके कहानी बनेगी। तो इतनी देरी होनी नहीं चाहिए। ये इसमें सेंसस क्या है? सेंसस तो हमारे पास है, इस देश की 50% महिला शक्ति है, तो इसमें क्या करेगा सेंसस? सेंसस तो हमारे पास है, सब लोग जानते हैं कि सेंसस हमारे पास है, तो इसमें क्या सेंसस होना है? इसे तुरंत लागू होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो महिला आरक्षण बिल आया है वो बहुत अच्छा है और ये तुरंत लागू होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। डिले हो रहा है उसको लेकर मैं थोड़ा डाउटफुल कि डिले क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं के वोट को साधने की राजनीति से शुरू से होती है, वो अभी भी हो रही है। तो महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं है, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, हर क्षेत्र में बराबर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जब तक महिलाएं बराबर से पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, देश कभी विकसित नहीं हो सकता। बिल्कुल ही निश्चित तौर पे ये होना चाहिए और जल्दी लागू हुआ, मैं इसकी आशा भी है। सर मैं आपसे पर्सनल और आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी तक आप एक मार्गदर्शक का रोल निभाते आए हैं, तो क्या आगे भी अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में भी, क्या आप मार्गदर्शक ही बनना चाहेंगे या अगर कोई अहम भूमिका आपको मिलती है तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मार्गदर्शक आप मुझे कह रहे हैं इसलिए आपका धन्यवाद। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं समाज को मार्गदर्शन दूँ। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ और एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जिसके लिए मुझे भेजा है तो वही मेरे लिए रास्ता तय कर रहा है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि आगे क्या करना है, कोई वो नहीं है। बस मुझे ये करता जाना है कि वर्तमान में मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, बस मेरा लक्ष्य ये है। अब मान लीजिए मेरे कृत्य से, मेरे कार्य से अगर युवा कहीं प्रेरित हो रहे हैं तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इससे बड़ा तो ना तो कोई पद होगा, ना कोई पॉलिटिकल सेटअप होगा और ना कोई अवार्ड होगा। क्योंकि आप अगर अपने जीवन में
किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। मैं आपको अपनी थोड़ी सी बताता हूँ कि कैसे आप अपने से किसी दूसरे के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पढ़ने आया, अब वो बच्चा गरीब है। कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, लंबी लंबी फीस रखते हैं, लाखों की फीस है। और जितने लोग मुझे जानते हैं कि मैंने कभी शिक्षा को पैसा कमाने का माध्यम बनाया ही नहीं, कमाया कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ ये मेरा उद्देश्य रहा कि कैसे हम इस परिवार को खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा नाम लेने से क्योंकि मुझे फ्री पढ़ाया। बच्चे को तो अक्सर मैंने फ्री पढ़ाया है बच्चे में, लेकिन मेरा डेडिकेशन उस तरफ रहा है, थोड़ा झुकाव रहा है बच्चे की तरफ, तो वो आगे बढ़नी चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने आके कहा कि साहब मेरे पास नहीं है, फीस नहीं है देने के लिए, और मेरे घर में समस्या है, मेरी बहनें हैं और मेरे पिताजी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो मेरा ये फोकस रहा कि यार इसका जीवन कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कई वाकया मेरी लाइफ में हुए कि उनको मैंने कहा कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम्हें जो कुछ चाहिए, किताब चाहिए मेरी लाइब्रेरी से किताब लेना, तुम्हें जो मटेरियल चाहिए पढ़ो, और मुझे रात के 12 बजे भी फोन लगाओ तो मैं आपका फोन उठा के आपको गाइड करूंगा कि ये ऐसे करना है। और आज मुझे खुशी है कि एक ऐसा वाकया नहीं है, ऐसे सैकड़ों वाकया मेरे जीवन में आए कि वो बच्चा जो संकोच करता ना, बच्चा फ्री में क्या करेंगे सर से, वो पढ़ा और वो सिलेक्ट हुआ, पहली बार में सिलेक्ट हुआ। आप सोचिए एक गरीब परिवार का बच्चा एक जॉब पा जाता है, सरकारी जॉब है, तो उसके घर में क्या खुशी का माहौल होगा। आप सोचिए कि वो पूरे परिवार की एक कर्णधार बन जाएगा, वो पूरे परिवार को आगे लेके चला जाएगा। और मुझे खुशी है कि ऐसे बच्चे सिलेक्ट हुए और पूरे परिवार के लिए वो सूत्रधार बने, पूरे परिवार को लेके चलने वाले बने वो बच्चे। और सब कुछ उनका सेटअप बहुत अच्छा लग गया, कोई ITO बन गया, कोई पुलिस में चला गया। कई बच्चियां तो मेरे पास ऐसी आती थी, मैरिड थी, कि उनके खुद के बच्चे हैं, वो घर पे छोड़ के आई अपनी छोटी सी बच्ची को, 2 साल की 1 साल की बच्ची को अपने माँ बाप के पास में, और उन्होंने कोचिंग की चाबी ले ली। बोला सर हम यही पढ़ाई करेंगे, आप तो शाम को आके चाबी ले लेना। तो दिया मैंने, और वही खाना पीना करके आज वो SI TI लेवल तक पुलिस में पहुंच गई है। तो आप क्या कहेंगे, उनके जीवन में हमने अपने कृत्य से कुछ परिवर्तन ला दिया। तो मुझे लगता है इससे मेरा कोई अवार्ड ही नहीं है। और राजनीतिक पार्टी में जैसे मैं हूँ, तो मैंने कभी भी अपनी पार्टी में किसी पद की इच्छा नहीं की, कभी नहीं मैंने मांगा। जो लोग मुझे जानते हैं इस बात को जानते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमें एक माध्यम मिला है काम करने का, हम कहीं भी रहकर काम करना है, ये लोगों के लिए काम करना है। कई लोग आते हैं साहब, मैं 2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ कि कैसे हम दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। हमारा उद्देश्य, मतलब मेरा उद्देश्य पर्सनली है कि हम किसी के जीवन में खुशी कैसे ला सकते हैं, किसी भी काम से, पढ़ाई से या किसी से। जैसे मैं एक बार कलेक्ट्रेट में खड़ा हुआ था मुरैना में, तो एक व्यक्ति आया, उसकी पत्नी, और वो उसका हाथ कटा हुआ था यहाँ से पूरा, और एक हाथ यहाँ से कटा हुआ था। उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां थी, कोई 4-5 साल की बच्चियां रही होंगी दोनों। अब वो एक फैमिली मेरे पास आई और आके उनको लगा ऐसा कि शायद ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। वो फैमिली कलेक्टर से मिलने के लिए 1 महीने से चक्कर लगा रही, 1 महीने से, लेकिन कलेक्टर साहब से उसने क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही, लोग नहीं मिल पा रहे होंगे, परेशान बेचारे। वो मुझे मिल गए, ईश्वर की कृपा ऐसी मेरे ऊपर रही, कुछ सेवा करवानी होगी तो वो मुझसे मिले। और फिर मैंने उनको ले जाके और जो अधिकारी थे उनसे मिलवाया, और मिलवाने के बाद में जो सहायता हो सकती है सरकार की ओर से, उसका जो एक्सीडेंट हुआ उसमें, वो सहायता उसकी करवाई। और काफी महीनों बाद, मुझे नाम भी याद नहीं है, जब वो व्यक्ति मुझे मिला तो उसने कहा कि साहब मुझे बहुत पैसा मिल गया, मेरी पेंशन बन गई, मुझे घर भी बन गया। तो अब मुझे खुशी हुई कि वो खुश है कि एक छोटे से प्रयास से हमने उसके जीवन में खुशी ला दी। किसी गांव में पानी नहीं है, जैसे मैंने जोरा में, वो लोग भर के आ गए, ट्रैक्टर भर के आ गए, पानी नहीं है। 5 किलोमीटर दूर से सुबह रात के 2 बजे जबकि लोग लाइन में लगते थे, वो कुइया में देख के उसमें इतना सा होल था, उसमें पानी भरता था, उसमें से पशु भी पानी पी रहा है और लोग भी पानी पी रहे हैं। तो अब मुझे लगता है उस समस्या का समाधान करवाना सबसे बड़ी अचीवमेंट हो गया आपके जीवन की। तो उसके लिए हमने संघर्ष किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, कलेक्टर महोदय के यहाँ, मुख्यमंत्री के नाम, सब कुछ किया। अंततः जीत हुई और उस गांव में हमने घर पानी पहुंचवा दिया, टंकी बनवाई, तो वो पूरा गांव खुशहाल हो गया। कोई समस्या जिसकी होती है वही समझता है दुख क्या होता है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ
कि पद से कोई कुछ नहीं होता। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, प्रदेश अध्यक्ष, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप विधायक बन जाइए, कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोगों के जीवन में खुशियां नहीं लाओगे तब तक आपके पद का कोई मतलब नहीं है। पद नहीं भी है तब भी आप संघर्ष करके लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं। तो मेरा राजनीति का उद्देश्य यही है और यही मेरी अपील है कि आप जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आपके काम से लोगों का जीवन सुधर जाए, लोगों के जीवन में खुशियां आए। सबसे बड़ा अवार्ड यही, सबसे बड़ा पद यही। जी सर, आप इसी तरह समाज में बदलाव के स्रोत बने रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर, और निश्चित तौर पर मेरे दर्शकों को आपकी इस प्रेरक कहानी से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके साथ। थैंक यू। और आपके बहुत व्यूअर्स बहुत को धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ आए और हमें अपना समय दिया, कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी। आपने हमें बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया और इसके लिए आपका धन्यवाद।